हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए बहुत ही अच्छी बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आने वाली है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो की लिंक को शेयर करें। बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ, आप मेरी लाइव वीडियो देखोगे। चलिए आज बात करते हैं भाग 7, भाग नंबर 7, चैप्टर पहला चल रहा है अभी। मुझे इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से करा रहा हूं और यूट्यूबर की तरह नहीं करा रहा मैं कि एक टॉपिक ले लिया, सिंपल सा टॉपिक वो करा दिया बाकी छोड़ दिया। ऐसे नहीं होगा, क्रम से एकदम एक एक चीज़ करा रहा हूँ मैं एकदम टॉपिक वाइज। आज बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत ध्रुव। मैंने कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात करते हैं। आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत ध्रुव के कारण दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में। दोनों स्थितियां होंगी आज। देखिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव ये होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में नाम दिया गया है वैद्युत ध्रुव का। जी हाँ, पहले मैं इसकी लिखाऊंगा परिभाषा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे साथ साथ में अपनी जो कॉपी में साथ में लिखें या मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। चलिए बात करते हैं वैद्युत ध्रुव की। इसकी परिभाषा होती है वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए एक बार परिभाषा चेक कर लेते हैं हम लोग। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल, वह निकाय एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, एक आवेश प्लस का एक आवेश माइनस का, एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी पर, कम दूरी पर रखे हों, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा और मैं आपको एग्जांपल लिखाऊंगा। एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं हम एग्जांपल। यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वैद्युत ध्रुव के दो उदाहरण लिखिए, वैद्युत ध्रुव के दो उदाहरण लिखिए। तो इसके वैद्युत ध्रुव के दो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एक तो होता है H2O, HCl, NaCl आदि। ये आपको बता दिए मैंने वैद्युत ध्रुव के उदाहरण। अब बात करते हैं डायग्राम की। उसके लिए क्या करते हैं, एक बनाते हैं डायग्राम इस प्रकार से। यहां दो आवेश लगाते हैं हम, एक आवेश माइनस का क्यूब, एक आवेश प्लस का क्यूब। ये निकाय एक ऐसा निकाय है जिसमें आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो चार्ज हैं, एक चार्ज माइनस का क्यूब, एक प्लस का क्यूब, और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो अल्प दूरी होनी चाहिए। अल्प दूरी को 2L से व्यक्त करते हैं। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि जो अल्प दूरी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी बनेगा जब दो आवेश उनके मान बराबर हों लेकिन उन पर चार्ज की प्रकृति अपोजिट हो, एक प्लस की एक माइनस की। एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। जैसे दो चार्ज हैं, ये तो आपका हो गया, जैसे एक आवेश माइनस के 3 कूलाम, एक प्लस के 3 कूलाम, और उनके बीच की दूरी बहुत कम है, जैसे 0.2 सेमी। तो यस, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अगर मैं बात करूं, एक आवेश प्लस का 3, एक माइनस का 4,
तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन जो होती है वो ये होती है दोनों आवेशों के मान बराबर होने चाहिए, लेकिन उन पर आवेश की प्रकृति जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग अलग होने चाहिए, एक पे प्लस का आवेश एक पे माइनस का आवेश। जैसे ये माइनस के क्यू प्लस के क्यू, और उसकी दूरी अल्प अल्प कहते हैं, बहुत छोटी दूरी होनी चाहिए, जब आप बना पाओगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे अभी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंग्लिश होती है इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इसकी इंग्लिश हो गई। ये क्या, ये डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसका सिंबल होता है P। हमें याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो क्या होता है, P होता है। तो इसकी परिभाषा बनाते हैं चित्र से। ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपके एक चित्र बना दिया है मैंने बोर्ड पर, उसमें आप देख रहे होंगे कि दो चार्ज हैं। अगर हम एक माइनस का चार्ज प्लस का चार्ज है, इसका परिमाण लें, हम क्या लें, परिमाण लें, पॉजिटिव मान लें, इसका परिमाण का मतलब होता है धनात्मक मान लें। तो धनात्मक मान और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा, हमें P का मान प्राप्त होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। जैसे मैं बताऊं परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दो आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा परिमाण का क्यू वैल्यू क्यू तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये परिभाषा लिखा दी मैंने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। दोनों ही में से एक परिभाषा बोर्ड एग्जाम में अवश्य आती है और आ सकती है। वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण मतलब Q, प्लस का मान लेना है, परिमाण में प्लस मान लेते हैं Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से व्यक्त करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करेंगे। इसका लिखेंगे फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल Q इंटू 2L, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, आपको दिख रहा होगा P इक्वल Q इंटू 2L। अब बात करते हैं मात्रक, P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक जो बनेगा वो ये बनेगा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि Q आवेश है, आवेश का कूलाम, और 2L दूरी होती है, दूरी का होता है मीटर। तो P का मात्रक, P अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बन गया कूलाम इंटू मीटर। ऐसे इसकी विमा निकालेंगे, इसकी हम विमा, P की विमा के लिए Q आवेश है, आवेश की विमा होती है 80 इंटू, और 2L दूरी उसकी विमा होगी L, तो इनको एक ही कोष्टक में आ जाएगा LTA, LT क्रम से लिख दिया मैंने, LTA, ये विमा हो गई। ये आपको ध्यान रख लेना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इसका यूज होगा ये P बराबर हम Q इंटू 2L लगा सकते हैं, और P का मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर होगा, और P की विमा क्या होगी LTA। अब बात करते हैं राशि कैसी है, P राशि, तो ये एक सदिश राशि है, जी इसमें दिशा होती है, सदिश
राशि है। इसकी डायरेक्शन जो होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। ध्यान रखेंगे, अगर कोई राशि सदिश है तो उसकी दिशा बताइए भाई। तो इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। चलिए आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मैंने अक्सर देखा है जो स्टूडेंट 12th क्लास में होते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें अब बड़ा कठिन लगता है कि अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें। बड़ा कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है, किसे हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो आप देखिए, मेरे शब्दों को सुनिए, आप मेरे जो लिखने का तरीका वो देखिए, आपको एक एक चीज़ आपकी समझ में क्लियर आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और आपको बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में किस प्रकार ज्ञात करती है। चलिए बात करते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लिख दिया है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है ये कि वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, अभी ने बताया था वैद्युत ध्रुव क्या होता है, दो आवेश होते हैं प्लस माइनस के, दूरी अल्प होती है। तो वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें अच्छी स्थिति में। अभी अच्छी स्थिति क्या होती है? अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि जब दो तीव्रता E1 और E2 एक ही रेखा पे आ जाएं, एक लाइन पे आ जाएं, एक लाइन सीधी रेखा पर दोनों तीव्रता आई हैं E1 और E2, तो उसे बोलते हैं अच्छी स्थिति। क्या बोलते हैं? अच्छी स्थिति। एक होती है निरक्षी स्थिति। जब दो तीव्रताएं किसी कोण पर हैं, लंबवत को बोलते हैं निरक्षी स्थिति। जहाँ बात आती है लंबवत की कि दो आवेशों पर कोई लंबवत रेखा डाल दी ऐसे लंबवत सीधी बीच में से, उसे बोल निरक्षी स्थिति बोलेंगे। अगर दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा सीधी है उसे बोलते हैं अच्छी स्थिति। चलिए अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग समझिए अच्छे से। इसके लिए एक बनाते हैं, हम चित्र बनाएंगे एक बहुत ही सरल तरीके से। आपको इस तरीके से कर लेना है, एक लाइन खींचनी है, एक नीचे लाइन बनाइए। यहाँ तुम्हें कर लेना है दो आवेशों के मान को लिखने के लिए जगह कर लेनी है। जैसे यहाँ आवेश माइनस का क्यू ले लिया मैंने, यहाँ आवेश प्लस का क्यू ले लिया। इतना तो कर लोगे आप कि एक आवेश माइनस का क्यू, एक प्लस का क्यू, क्योंकि हमें पहले वैद्युत ध्रुव की आवश्यकता है। हमें पहले वैद्युत ध्रुव बनाना है। इसकी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो होती है 12। तो दूरी को मान लेते हैं 12 हम। ये 12 क्या है? माइनस और प्लस क्यू आवेशों के बीच की दूरी है। ये 12 क्या है? माइनस और प्लस दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी है, तो 12 मान लिया मैंने। अब हमें अच्छी स्थिति में, अच्छी का मतलब होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर जो स्थिति होती है उसे कहते हैं अच्छी स्थिति बोलते हैं। तो अच्छी स्थिति में यहाँ आगे एक बिंदु मान लिया मैंने P, यहाँ एक बिंदु P है, और दोनों आवेशों का मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं O। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु मान लिया मैंने O। अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर, आपको दिख रहा होगा ये कि दोनों आवेशों का मध्य बिंदु मान लिया मैंने O, और O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, अच्छी स्थिति बिंदु है। आपको ध्यान रखना है जो बिंदु P है वो कौन सी स्थिति में है, वो अच्छी स्थिति में है। और बिंदु O से दूरी कितनी है? R दूरी है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धन आवेश से तो हमेशा दूर भागती है। जैसे ये धन का आवेश है प्लस Q, तो बिंदु P पर तीव्रता इसकी होगी बाहर की दूर भागेगी, E1 मान लेंगे इसे। E1 वेक्टर लगा दो, इसमें चाहो तो वेक्टर लगा सकते हैं। E1 क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे पढ़ेंगे E1 क्या है? E1 को बोलेंगे अच्छी स्थिति में, सॉरी E1 को बोलेंगे
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इवन क्या है, प्लस क्यू आवेश के दूर भाग रही है ना ये दूर, क्योंकि प्लस का आवेश है इसलिए। अब माइनस का आवेश है, इसकी तीव्रता आवेश की तरफ होगी, अंदर की ओर होगी। इसे मान लिया मैंने E2। E2 कैसे बोलेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात फिर से सुन लें कि जो प्लस क्यू आवेश है इसे कैसे बोलेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कौन सी है, E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कौन सी है, E2 है। आप दिमाग में लगाएगा, मैं जैसे ही मैं प्लस क्यू आवेश की बात कर लूँ तो समझ लो आप सर E1 तीव्रता लेंगे, माइनस क्यू आवेश की बात कर लूँगा तो तीव्रता क्या लूँगा मैं, E2 तीव्रता लूँगा। अब इसकी दूरी मापते हैं, दूरी बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि बिंदु O से P की दूरी, बिंदु O से P की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, R है। दूरी कितनी है, R दूरी है इसकी। अब बात करेंगे यहाँ, जैसे अगर मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों को बिंदु ए बी पे मान लूँ, दो बिंदु मान लिए मैंने, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। अब टोटल दूरी ए से बी की दूरी 2L है, इस 2L को दो जगह बांट दूँ तो L दूरी ये हो जाएगी O से A तक, और O से B तक भी L दूरी हो जाएगी। मैंने दूरी को डिवाइड कर लिया इस प्रकार से, 2L दूरी को मैं दो भागों में डिवाइड कर लिया है मैंने, 2L दूरी को दो भागों में बांट लिया है मैंने। कुल दूरी कितनी है, माइनस क्यू प्लस क्यू की दूरी 2L है। अब उसे दो भागों में बांटूंगा तो L नहीं होगी क्या, अरे 2 रुपये है, उसे दो जगह बांटना है तो एक और एक हो जाएगा, तो ऐसे L और L। अब बात करते हैं हम B से P की दूरी की। अगर B से P की दूरी निकालनी है तो R में से L को घटा लेंगे, R माइनस के L होगा ये, BP का मान R माइनस L। अब A से P की दूरी निकालेंगे तो R में L को अब जोड़ देंगे, R प्लस L, ये जो दूरी हो गई A से P की दूरी। अगर मैं अब प्लस के क्यू आवेश को ले लूँ मैं तो तीव्रता तो E1 लेंगे और दूरी R माइनस L लेंगे। अगर मैं माइनस के क्यू आवेश ले लूँ तो तीव्रता E2 लूँगा मैं और दूरी R प्लस के L आएगी, ध्यान रखना आप। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये बिंदु, दोनों ही बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², ये होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कराई थी, पीछे एक वीडियो देखना, मैंने कराई थी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं हम इसकी। अब यहाँ हम अगर बार बार इतनी वैल्यू लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, नेतांक संख्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नेतांक संख्या है, और यहाँ क्यू आवेश है, R दूरी है, ये नेतांक नहीं है। तो हम इस जगह पे एक काम कर सकते हैं कि अपने पेन को बचाने के लिए मैं, और तुम अपना टाइम बचाने के लिए, तुम भी अपना पेन बचाने के लिए, ये तो कांस्टेंट है, अगर हम इसकी जगह कोई और संख्या मान लें कांस्टेंट, जैसे मैं यहाँ K मान लूँ, के मान लिया, तो कैसे फ़ायदा कितना होगा, एक तो तुम्हारी कॉपी बचेगी और एक तुम्हारा पेन बचेगा और तुम्हारा टाइम भी बचेगा। लास्ट में लिख देंगे के का मान लगा देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लगा सकते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सरल हो जाएगा, लिखने में आसानी होगी, जगह कम गिरेगी से। अब पहले लेता हूँ मैं प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। पहले मैंने प्लस का क्यू आवेश लिया है, तो अपने आप बताइए प्लस का क्यू आवेश लिया है तो तीव्रता कौन सी, E1 आएगी E2 आएगी? हाँ भैया कह रहे हैं E1 आएगी, तो साहब E1 नहीं आएगी, के कांस्टेंट है, क्यू तो आवेश है और R दूरी है इसमें, लेकिन प्लस क्यू के साथ में बिंदु P की दूरी R माइनस के L, राइट, बिल्कुल सही जवाब आपका। ये दूरी होगी R माइनस के L, लेकिन इसका होल स्क्वायर कर लेंगे हम, क्योंकि R का वर्ग है, यहाँ R का क्या है, यहाँ R का वर्ग है, इसलिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसे, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, P बिंदु पर तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा कर लेना आप। अब बेटा मैंने पहले E1 लिया है, दूरी R माइनस L लिया, अब माइनस क्यू आवेश ले लिया तो तीव्रता क्या आएगी, E2 दूरी R प्लस के L आएगी, सिंपल हो गया। E2 इक्वल के तो कांस्टेंट ही है, Q अपॉन दूरी R प्लस के L,
आप लोगों की समझ में बात नहीं आ रही होगी कि सर ने यहाँ प्लस का क्यू आवेश लिया है तो यहाँ प्लस क्यू रखा है, और ये माइनस का क्यू आवेश लिया है तो फिर यहाँ माइनस क्यों रखा है। मैं बता रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो हम उसका परिमाण निकाल रहे हैं, उसका अंक माने उसका परिमाण निकाल रहे हैं, परिमाण। तो परिमाण में हमेशा धनात्मक चिन्ह को लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ माइनस का क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ प्लस का क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि परिमाण निकाले हैं, तीव्रता का हम परिमाण निकाल रहे हैं यहाँ, तो प्लस मान में। ये समीकरण नंबर 2 हो गया बेटा। अब मैंने पिछले वीडियो क्या बताया था कि जब दो तीव्रताएं किसी बिंदु पर विपरीत दिशा में हो, आगे पीछे, जब आगे पीछे तीव्रता होंगी, कैसे होंगी, आगे और पीछे, तो उनका जो परिणामी तीव्रता निकालते हैं। चूंकि E1 व E2 विपरीत हैं तब परिणामी तीव्रता, बेटा समझ में आ रहा है ये, परिणामी तीव्रता क्या होगी, E = E1 माइनस के E2। आप देख सकते हो, चेक कर, भाग 6 को चेक कर सकते हो। उसने बताया था मैंने कि जब दो तीव्रता एक दिशा में होंगी तो जोड़ के निकालेंगे, विपरीत होंगे घटा के निकालेंगे, लंबवत होंगी तो अंडूर के अंदर E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग। तो यहाँ विपरीत है तो घटा लेंगे E1 में से E2 को। E1 का मान बड़ा है, E2 का मान छोटा है। अब मान पुट कर लो E1 E2 के। E = E1 की वैल्यू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। मैंने E1 का मान लगा दिया यहाँ से, ये समीकरण 1 से माइनस से माइनस लगा दिया, E2 का मान लगा दिया। बेटा जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर लो। उससे पहले K कॉमन आ रहा है और Q भी कॉमन आ रहा है। ये 1/R माइनस L का होल स्क्वायर रह गया, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर रह गया। अब ये बन गई ये भिन्न बच्चों वाली भिन्न। भिन्न का मतलब होता है इक्वल यहाँ K × Q है, K × Q। इसके बाद में इसका हम भिन्न, इसका एलसीएम लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। मैं डायरेक्ट करूँगा, वर्ग भी खोलूँगा मैं इसका। अगर एक का मल्टीप्लाई इससे करें तो यही संख्या रहेगी, और वर्ग खोलूँगा इसका मैं, R² प्लस L² प्लस 2RL। ये मैंने इसका इसमें गुणा किया एक में, फिर डायरेक्टली वर्ग खोल दिया मैंने। अब बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस। अब R माइनस L का वर्ग का गुणा एक में करूँगा तो वही यही आएगा, इसका वर्ग खोल दूंगा मैं, लेकिन माइनस का साथ में गुणा करूँगा मैं। तो R² होता है, माइनस गुणा करेंगे, माइनस के R² माइनस L² प्लस 2RL। उसके बाद नीचे वर्गांतर, एक कोष्टक में A माइनस B, एक कोष्टक में A प्लस B, तो R² माइनस के L² का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसमें जो संख्या कटे होना काट दो उन्हें, जैसे आप देख पा रहे हो R² प्लस की, ये माइनस के R² कट गया, L² इससे L² कट गया। अब रह गया 2RL और 2RL, तो ये 4RL होने को जा रहा है। E = K × Q। अब 2RL 4RL, तो इसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं, 12 × 2R, 2RL प्लस 2RL। ध्यान दें 4RL होगा, मैं 2 आगे बांट लिया है, 2L × 2R, 4 के फैक्टर कर लिए, 2L 2R, क्योंकि ऐसा करने से एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, भी देखिए आप, R² माइनस के L² का होल स्क्वायर। यहाँ ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, E = K × P × 2R। अभी बताया था मैंने वैद्युत ध्रुवागुण, ये P बराबर होता है Q × 2L, बिल्कुल होता है Q × 2L बराबर P के होता है, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। चूँकि R का मान बड़ा है, बहुत बड़ा है, 2 चिन्ह लगा दिए मैंने L से। भाई एक तो 2L क्षेत्र में 2L अल्प दूरी है, 2L क्या है, 2 आवेशों के बीच की अल्प दूरी, और उसकी और आधी कर दो तो बहुत ही नगण्य के बराबर हो जाएगी। भाई अल्प को चाहिए, अल्प पहले से उसकी आधी और कर दो तो और अल्प होगी, 0 हो गया वो 0। तो यदि R का मान बहुत बड़ा है L से, तो L = 0 रखेंगे, 0 रखने पर, 0 रखने पर यहाँ L को 0 कर देंगे, क्या रह जाएगा, E = K P × 2R अपॉन L की पावर 4, ये 0 हो गया, 2 का गुणा कर लेंगे, 2 में 4, एक R कटवा देंगे, R³ बचा, अर्थात ये फॉर्मूला तैयार हो गया, E = K × 2P अपॉन R³, 2P अपॉन R³। ये आपका फॉर्मूला अच्छी स्थिति में तैयार हो गया। लेकिन हमने K को क्या की जगह लिया था, 1/4πε0 के स्थान पर, तो हम इसे कर सकते हैं या ऐसे कर लेंगे, E = 1/4πε0
2p/r³, क्योंकि के को क्वेश्चन माना था मैंने, के की जगह वास्तव में के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। ये हमारा फॉर्मूला निरस्त स्थिति में ई का मात्रा कूलाम न्यूटन/कूलाम होता है। तैयार हो गया। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से कराई है मैंने, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपने देखा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने सिद्ध किया था। अब सिद्ध करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनको डेरिवेशन भी बोलते हैं। डेरिवेशन का मतलब होता है फॉर्मूले को निगमन करना, फॉर्मूले का सत्यापन करना। तो अभी हम बात करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे बहुत डरते हैं इससे, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से परीक्षा में एक तो 100% पेपर में आई जाती है, एक तो आती है। अब अच्छी स्थिति देखी आपने, सीधी स्थिति। अब निरक्षीय देखेंगे परपेंडिकुलर वाली स्थिति को देखेंगे। इसका भी डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक चित्र को देखकर समझें। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो तुम्हें डेरिवेशन को, किसी भी डेरिवेशन को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। -q चार्ज प्लस q चार्ज, ये दो चार्ज है, -q प्लस q, क्योंकि हमें पहले तो बनाना है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल। कब बनेगा? जब दो चार्ज लेंगे प्लस माइनस के और दूरी लेंगे 2l। और यहाँ देखा आपने कि मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना के तैयार कर लिया है। -q प्लस q चार्ज, दूरी 2l। इससे -q चार्ज पे बिंदु मान लिए a, इधर बिंदु मान लेते हैं b। दो बिंदु मान लिए मैंने, a बिंदु पर -q आवेश, b बिंदु प्लस के q आवेश है, और उनकी दूरी 2l है। 2l को बोलते हैं अल्प दूरी। अल्प दूरी बहुत ही कम दूरी, अल्प दूरी को 2l से ही व्यक्त करते हैं, जिससे कि सवालों को हल करने में आसानी रहे। अब दोनों के बीच में मध्य बिंदु मान लेते हैं हम O। माना दोनों -q प्लस q आवेश के बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल 2l है। अब यहाँ दोनों को अर्धक कर दें, आधे दो भागों में बांट दिया जाए, तो ये दूरी हो जाएगी l, और l दूरी ये हो जाएगी। O से B तक की दूरी होगी वो l, और O से A तक की दूरी होगी वो भी l होगी। अब यहाँ एक निरक्षीय स्थिति में, सीधी निरक्षीय स्थिति में इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये दोबारा बनाता हूँ मैं। ये मैंने लंब डाल दिया निरक्षीय स्थिति में। ये स्थिति आपकी निरक्षीय हो गई, ये आपकी स्थिति निरक्षीय स्थिति होगी आपकी। यहाँ निरक्षीय स्थिति मैंने जो है एक लंब डाल दिया है, आपको दिख रहा है बोर्ड पे। ये आराम से समझें, जब भी समझ में आएगा आपकी में। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बिंदु मान लेते हैं P। ये बिंदु मैंने P मान लिया है। आपको दिख रहा होगा कि दोनों आवेशों के मध्य से सर ने क्या कर लिया है, एक सीधा एक ऊपर की तरफ लंबवत दिशा में एक रेखा खींच दी, बिंदु P पर मिला दिया कि ये बिंदु P है। यहाँ एक बिंदु P है, यहाँ बिंदु P। इस बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले बिंदु P को B से मिलाएंगे यहाँ इस प्रकार से, और इधर -q आवेश को भी बिंदु P से मिलाएंगे। ये मैंने बिंदुओं को मिला दिया है। आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, मजेदार चित्र बन गया होगा ये। अब यहाँ बात करते हैं O से P की दूरी की। ये दूरी r, दोनों के लिए r होगी है। माना कि दो आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है एक। अब ये दूरी कितनी है, O से B की दूरी है l, और O से A की दूरी भी l है। अब ये भुजा हो गई लंब, ये आधार, ये कर्ण। समकोण त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। उसी से अगर हम इस भुजा का मान निकालें तो अंडूर के अंदर लंब का वर्ग r² प्लस l², ये भी कर्ण है। इस कर्ण के लिए ये लंबे ये आधार है, तो ये भी वही निकल के आएगी, यहाँ निकल के आएगी अंडूर के अंदर r² प्लस l²। ये देख लीजिए, अंडूर के अंदर r² प्लस l², ये भी अंडूर के अंदर r² प्लस l² है। अब
हमें मानना क्या है, E1 E2 की वैल्यू पुट करनी है। E1 E2 कहाँ माना जाए, तो बात करें E1 की, तो ये प्लस का Q आवेश है। प्लस Q आवेश के कारण एक बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि जब अगर चार्ज प्लस का है, अगर आवेश प्लस का है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव प्लस आवेश से बाहर की ओर जाती है, दूर भागती है। जैसे ये प्लस का Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता बाहर भागेगी, इस प्रकार से सीधी ऐसे जाएगी। ये हो गया E1 हो गई है E1 प्लस Q आवेश के कारण के प्लस का Q आवेश है, इसकी तीव्रता बिंदु P पर बाहर की ओर होगी E1। अब ये माइनस का Q चार्ज है, इसकी तीव्रता अंदर की ओर हो जाएगी E2 मान लेंगे। E1 क्या है, प्लस Q आवेश के कारण, प्यार से समझिए, E1 क्या है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बात करें E2 की, E2 क्या है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस का Q आवेश लेंगे, दूरी A आएगी और तीव्रता E1 आएगी। माइनस Q आवेश लेंगे, दूरी A आएगी और तीव्रता E2 आएगी। अब मैंने क्या किया है, दो तीव्रताएं E1 और E2 किसी कोण पर झुकी हुई हैं। इनका एक मैं लंब अर्धा कर लेता हूँ, माना इनका परिणामी E1 E2 की परिणामी तीव्रता मान ली मैंने EP। बिंदु P की वजह से वैसे E होती है, लेकिन बिंदु P की वजह से मैंने EP कर लिया है। अगर हम E1 EP का ये बिल्कुल लंब अर्ध किया है मैंने, ये कोण थीटा बने और ये कोण भी थीटा बने, तो E1 E2 का कोण क्या होगा, 2 थीटा। सीधी सी बात है, अगर E1 और EP थीटा कोण बनाए और EP और E2 थीटा कोण बनाए, तो टोटल एंगल E1 E2 का क्या हो जाएगा, दोनों को थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। मतलब E1 और E2 के बीच में कोण कितना आ गया, 2 थीटा कोण आ गया। अब यहाँ कोई डायग्राम बनाते हैं, रचना करते हैं, थोड़ी सी रचना आप कर सकते हो कि माना AB एक वैद्युत ध्रुव है, माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जिसके मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जो दिख रहा होगा आपको चित्र में, बिंदु क्या है, ये बिंदु P है। अगर ना देखे तो जूम करके देख सकते हो आप, बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी निरक्षीय स्थिति ली थी मैंने, अब अच्छी स्थिति ली थी मैंने, अब निरक्षीय स्थिति में। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 हुई और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 हुई। इन दोनों की परिणामी तीव्रता EP है, जो कि दोनों से थीटा कोण पर है, इससे भी थीटा कोण पर है और इससे भी थीटा कोण पर है। तो टोटल एंगल E1 E2 का 2 थीटा कर लेंगे। अब आगे हम करेंगे इसका, जैसे हम जानते हैं कि वी नो दैट बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल K मान लिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर। क्यों माना है K, क्योंकि K लिखने में आसानी होगी, पेन कम खत्म होगा और समय भी बचेगा। अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बार बार लिखूंगा तो मेरा पेन भी जाएगा, मेरा टाइम भी जाएगा और आपका भी टाइम जाएगा। देखिए K मान लिया मैं, लास्ट में हम K का मान लगा देंगे, K Q/r²। ये होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु, आप लिख लेना चाहो तो यहाँ प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता कौन सी आएगी, E1 आएगी मालिक, या E की जगह क्या कर लेंगे, E1 कर लेंगे। E1 इक्वल K कांस्टेंट है, Q आवेश है और दूरी R। अब प्लस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है, वो दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी अंडर रूट के अंदर r² प्लस l²। तो यहाँ लिखेंगे r² प्लस l², लेकिन ये काय में, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, लेकिन इधर वर्ग है, टक्कर बराबर की है। इधर अंडर रूट है तो इधर क्या है, वर्ग है। और क्या समझे, अगर अंडर रूट को लिख रहे हैं और वर्ग भी कर रहे हैं तो वर्ग से अंडर रूट का काम तमाम हो जाएगा, मतलब अंडर रूट को हटा देंगे, अंडर रूट हट जाता है, वर्ग करने पर अंडर रूट को हटा देती हैं। तो अब मैं इसे एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी। अगर मैं इसे लिखूं, इसका वर्ग करूं तो वर्ग से रूट तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रूट को लिखा ही नहीं, मैंने इतना लिख लिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु लिख लेना है आपको, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा माइनस के Q आवेश ना भाई, अब माइनस के Q आवेश के कारण की बात करते हैं हम। तो माइनस के Q आवेश के कारण इंटेंसिटी जो है वो E2 है, उसकी डायरेक्शन माइनस Q आवेश की ओर, देख सकते हो ये वेक्टर लगा हुआ है, इसकी दिशा अंदर की ओर है।
तो और दूरी क्या है इसकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वही दूरी है। तो यहाँ हम E1 की जगह क्या कर लेंगे, अरे बोला करो थोड़ा, E2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू, ये E2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। बड़ा टेंशन हो गया कि साहब E1 की वैल्यू देख लीजिए आप, E1 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस तो लेनी नहीं हमें, क्योंकि परिमाण में तीव्रता राशि वेक्टर राशि है, हमेशा धनात्मक दिशा में निकालते हैं इसे। अब यहाँ E1 E2 की वैल्यू एकदम से समान है। अब टेंशन में पड़ गए कि जोड़ें कि घटाएं कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो मैं जो आपको जो जिस मेथड से आपको इसे सॉल्व करा रहा हूँ वो मेथड बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, आपको सारे किताबों में ना मिले ये। आपको जो किताबों में मेथड दिया गया है वो ये होता है कि इसके घटक कर लेते हैं, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, बैक घटक करने के बाद भी सॉल्व कर लेते हैं इसे। लेकिन मेरा तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इतना छोड़ देना है, इतना अवश्य लिख लें, चूँकि E1 की वैल्यू जो है E2 के बराबर है, अपने आप हो गया, ये मैंने कुछ नहीं किया है। E1 की वैल्यू E2 के बराबर है, बराबर E मान लेते हैं, माना E है, E1 बराबर E2 बराबर मैंने E मान लिया है। जहाँ E1 दिखे E लिख देंगे, E2 दिखे E लिख देंगे। अब इसके बाद में क्या कर लेना है हमें, सीधे शब्दों में बात करें तो कि एक परिणामी का सूत्र होता है वेक्टर वाला, परिणामी का सूत्र ये होता है R इक्वल अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टरों का परिणामी मान निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है, एक परिणामी वेक्टर का फार्मूला होता है R इक्वल अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट के अंदर होता है ये। तो हम R की बात रहे हैं, R की जगह पर परिणामी तीव्रता EP है तो EP लेंगे, A की जगह पे E1 लेंगे, B की जगह पे E2 लेंगे। यहाँ कर लेंगे परिणामी तीव्रता EP इक्वल अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा नहीं, क्योंकि यहाँ जब हमने E1 E2 को लिया है तो E1 के सापेक्ष E2 जो है कितने एंगल पे, ये 2 थीटा पे, तो कौन सा 2 थीटा लेंगे भाई, 2 थीटा लेंगे, क्योंकि E1 E2 के, मैंने यहाँ डबल E1 लिख दिया है, E1 E2 के साथ में जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा है, तो कौन 2 थीटा लगाएंगे, 2 थीटा। परंतु अब क्या करना है हमें, आपको दिख रहा होगा कि सर ने क्या किया है, E1 बराबर E2 बराबर E मान लिया है, तो E1 की जगह पे आसानी से EP इक्वल कुछ नहीं कर लेना है, आराम से चलाने हैं। E1 की वैल्यू E स्क्वायर, E2 की जगह पे E स्क्वायर प्लस 2, E1 की जगह पे E आएगा, E2 की जगह पे U आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2E स्क्वायर cos 2 थीटा। EP इक्वल मान लीजिए जुड़ गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, सॉरी E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये होगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा। अब क्या कर लेना है तुम्हें, EP इक्वल अंडर रूट के अंदर इसमें से हमें 2E वर्ग को कॉमन कर लेना है, 2E वर्ग को कर लिया मैंने कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा रह गया। ये कॉमन तो बच्चों वाली बातें होती हैं, इसे भी यार इस तरीके से आप परेशान हो रहे हो आप, मैंने 2E1 से मिल रहा है ना, ये कॉमन होता है, वाइनेस्ट बोलते हैं, ऐसे कॉमन कर लिया, एक रह गया, ये cos 2 थीटा रह गया। EP इक्वल अंडर रूट के अंदर 2E स्क्वायर, देखिए cos 2a के फॉर्मूले होते हैं छोटी क्लासों में, 9th में 10th में, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, शायद आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे, मुझे तो एक ही याद है, मुझे तो एक से मतलब है, अब आगे आप याद करिए मैं तो वाले फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला होता है इस 1 को, तो यही 1 को काटने के लिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इसमें माइनस के 1 से प्लस 1 कटेगा, ये काटना ही था मुझे इसलिए लगाया मैंने, ये 2E का गुणा कर लेंगे इसके अंदर तो 4E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2E वर्ग का गुणा कर दिया मैंने 2 में, तो 2 × 2 4E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें अंडर रूट के अंदर से 4 का वर्गमूल होता है 2, E वर्ग का होगा E और cos वर्ग का होगा cos थीटा। मज़ेदार वैल्यू प्राप्त हो, एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया हमें, ये एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। लेकिन अभी आगे करना है हमें अभी से एक, ये ऐसी कंडीशन बना ली मैंने निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता कंडीशन, जो दो तीव्रताएँ 2 थीटा एंगल पर होंगी,
अब क्या करेंगे यहाँ इसके बाद में मैं इनके मान लगाने बाबू। ई पी इक्वल टू इंटू लगा लेते हैं। ई की वैल्यू ई का के बराबर है E1 E2 के बराबर है। तो ई का मान तो कोई सा भी लगा सकते हो, चाहे E1 का लगाओ चाहे E2 का लगाओ, दोनों बराबर हैं। तो कोई मान लगा दो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मुन्ना भाई यहाँ कोस थीटा त्रिभुज POB या POMLO, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला लाल बट कक्का बोलते हैं। मेरे गुरुजी थे मैथ वाले, वो बोलते थे कि बेटा लाल बट्टे कक्का पढ़ लो। लाल बट्टे कक्का होता है एल बट्टे के कक्का कहते हैं उसे। तो इसका साइन कोस टेन कोट जो भी होता है उसकी फॉर्म में इनके मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंबवत कर्ण, कोस थीटा बराबर आधारवत कर्ण होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं हम कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, आधार कौन सी है, एल होगी, और कर्ण कौन सी होगी, ये रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का इतना ही है, केवल अंडरूट के अंदर है। ये गलती होगी मुझसे, ये अंडरूट के अंदर है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई क्योंकि चाहे तो अंडरूट लगा लीजिए या उसकी पावर 1/2 कर लीजिए। कोई संख्या है जैसे अंडरूट में x लिखा हुआ है तो हम इसे कर लेंगे x की पावर 1/2। अंडरूट का मतलब ही होता है 1/2, पावर 1/2 क्या कर लिया मैंने 1/2, इसकी पावर 1 इसकी 1/2। अब बेटा गुणा करेंगे, k अलग कर लो, q 2 का गुणा l से कर लो, q × 2l, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ये, अपॉन इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2। तो गुणा में बताया था मैंने, घातें जुड़ जाती हैं तो इसकी पावर हो जाएंगी 3/2। जब एक में जोड़ेंगे 1/2 को 1 + 1/2 इक्वल 3/2। यहाँ ये वैल्यू p की हो गई। ई पी इक्वल के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। चूंकि वही कहानी, आर का मान बड़ा है, अरे बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, डबल चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि आर का मान बहुत बड़ा है एल से। तो एल इक्वल 0 रखने पर यहाँ एल का मान 0 लगा दिया मैंने, तो ई पी का मान क्या प्राप्त होगा गुरुजी, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एल को 0 कर लेंगे, आर की तुलना में एल 0 नगण्य है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ई पी का मान जो प्राप्त हुआ परिणामी तीव्रता के इंटू पी अपॉन आर क्यू। यह आपका फॉर्मूला निरच्य स्थिति में तैयार है। या ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि भैया के की जो वैल्यू होती है वो यहाँ के नहीं होता, के का मान लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। हुआ सिंपल, नहीं हुआ सिंपल, क्या जरूरत है घटक बनाने की, ये सीधा घटक बन गया, ये पूरा खत्म ही हो गया। ये न्यूटन प्रति कूलाम, ई का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम बात करते हैं अच्छी स्थिति में तीव्रता कर ली हमने आज, नृत्य स्थिति में तीव्रता कर ली हमने आज, वैद्युत ध्रुव पढ़ लिया और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया। 4 टॉपिक पढ़े हमने, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और नृत्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 4 टॉपिक पढ़े और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ये कोई विशेष याद करना भी बहुत सिंपल है। ये पी भली मन लगाओ, उसमें पी लगा दिया मैंने, परिणामी तीव्रता की वजह से पी बिंदु की वजह से पी हटा सकते हो आप। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।